हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 7 एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। ये इस चैप्टर की सेकंड पार्ट की वीडियो है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिसमें मैंने आधा चैप्टर पढ़ाया था एंड अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है टॉपिक 4 द रॉयल सेंटर से। ओके, तो लास्ट पार्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अगर आप क्लास 12th में हो, आपके पास पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इको है, ज्योग्राफी है, तो सभी सब्जेक्ट्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है। ओके, सो अब रॉयल सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, विजयनगर एम्पायर, हमने स्टार्टिंग का थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। हमने पढ़ा कि कितना ज़्यादा एडवांस्ड एम्पायर था ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इसमें बहुत ही एडवांस थे। यहाँ जो विजयनगर एम्पायर है तुंगभद्रा रिवर के पास में से जाती है, इसमें से पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये स्थित है ये राज्य। और इस राज्य में क्या हो रखी थी, मेन इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी, कि हमने अभी फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि कितने अलग से तरीके से ये जो एम्पायर था इसकी किलाबंदी हो रखी थी एंड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, सब कुछ हमारा जो फोर्टिफाइड एरिया था उसके अंडर में आता था। अब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके का था विजयनगर एम्पायर। अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करोगे विजयनगर एम्पायर की तो वहाँ के सुंदर सुंदर टेम्पल्स दिखा रखे हैं जो रॉयल मैकेंजी ने जिनको ढूंढा था, हमारे सामने विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री लाके दी हमें, जिन्होंने मैप बनाया था। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो आप जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर में हमें बताया गया है कि ये कौन सी जगह है। फिर हम सेक्रेट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ की जगह नहीं होती, शहर होते अलग अलग, तो वही है ये विजयनगर एम्पायर के प्लेसेस के बारे में, लोकेशंस के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो रॉयल सेंटर की लोकेशन कहाँ है? द लोकेशन है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर। मे बी 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा तो आप लिख सकते हो कि कहाँ पे रॉयल सेंटर स्थित था। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेटलमेंट में 60 टेम्पल्स थे हमारे पूरे रॉयल सेंटर के अंदर। और इतने सारे टेम्पल्स बनाने का रीज़न बुक में यही बता रखा है। हमने भक्ति सूफी ट्रेडिशन चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो भी रूलर्स होते थे, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, वो खुद को गॉड से एसोसिएट करते थे, दिखाने के लिए कि उनकी जो रूलिंग है, उनका जो वो रूल कर रहे हैं सब लोगों पे, वो डिवाइन है, यानी कि भगवान के भेजे हुए हैं वो, और इसलिए वो राज कर रहे हैं। इसलिए हर एक जो रूलर है, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक रूलर जो है वो टेम्पल्स बनाने में, कल्ट्स बनाने में, पैट्रोनेज देने में विश्वास रखता था। 30 बिल्डिंग्स हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बहुत, मतलब समझ रहे हो आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा था वहाँ पे विजयनगर में, ठीक है। लार्ज स्ट्रक्चर्स भी थे और जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थे बड़े बड़े, कई ऐसे भी थे जिनके अंदर रिचुअल्स नहीं होते। रिचुअल मतलब भगवान से रिलेटेड नहीं थे वो, वहाँ पे कुछ वर्शिप वगैरह नहीं होती थी। अब हमें नहीं पता है कि वो इतने बड़े बड़े खाली स्ट्रक्चर जो हैं वो किस यूज़ में आते होंगे। और कुछ सुपर स्ट्रक्चर्स थे, मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर, उनको पेरिशेबल मटीरियल से बनाए गए थे, यानी कि वो मटीरियल जो समय के साथ खराब हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। और दूसरे जो टेम्पल्स थे उनको मेनली मेसनरी, यानी कि उनको मजदूरी करके उस पर नक्काशियाँ करके, आप विजयनगर टेम्पल सर्च करना आपको दिखाई देंगे कैसे टेम्पल्स हैं वहाँ के। एक टेम्पल ऐसा है जिसमें म्यूजिकल पिलर्स हैं, जो कि पिलर्स को अगर आप बजाओगे तो उनमें से म्यूजिक निकल कर आता है। बहुत ही सुंदर है विजयनगर के टेम्पल्स। तो जो टेम्पल्स थे वो मेसनरी से बने, यानी कि मजदूरी करके बहुत सारे लोगों ने उसमें लगे और अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है। और जो सुपर स्ट्रक्चर है दे वर मेड ऑफ द पेरिशेबल मटेरियल। ओके, तो रॉयल सेंटर टॉपिक 4 कंप्लीट हो गया है। अब टॉपिक 4.1 पे आते हैं, द महानवमी डिब्बा। एंड ये सारे चैप्टर्स के, हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेंगे। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके मुझे फॉलो करो। और हाईलाइट सेक्शन में यूर इन क्लास 12th 11th ह्यूमैनिटीज़ के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेंगे। तो जाना हाईलाइट सेक्शन में जाके व्यू पोस्ट करके आप हर एक चैप्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। इस इंपीरियल एम्पायर का नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन ही है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट गिवन है, तो कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, चेक करो प्लेलिस्ट एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम माय वीडियोस। ओके, तो टॉपिक 4.1 स्टार्ट करते हैं, द महानवमी डिब्बा। नवमी आप सबको पता है, नवमी क्या है? नवरात्रों में नवमी आती है, अष्टमी आती है, फिर नवमी आती है, ठीक है। तो ये वही महानवमी डिब्बा उसी से रिलेटेड है। ओके, तो इस टॉपिक में हम और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। किंग्स पैलेस के बारे में बता रहे, जो किंग का पैलेस था वो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर था ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा तो यू हैव टू राइट दैट किंग्स पैलेस लार्जेस्ट स्ट्रक्चर था। अब किंग पैलेस के अंदर रॉयल रेजिडेंस था या नहीं ये हमें नहीं पता। रॉयल रेजिडेंस मतलब कि किंग और उसके सारे रिश्तेदार वहीं रहते थे या नहीं रहते थे, दैट इज नॉट नोन, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। 2 प्लेटफॉर्म्स, 2 ऐसी जगहें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी हमारे किंग पैलेस की, वो थी एक ऑडियंस
ऑडियंस हॉल और एक था महानवमी डिब्बा, ठीक है। और जितने भी हॉल्स थे वो जो हमारा किंग पैलेस था उसके, उनमें हाई वॉल्स थी, डबल हाई वॉल्स थी, और उनके बीच में से स्ट्रीट्स निकल के जा रही थी। आप मान सकते हो कि ये डबल वॉल है, बीच में स्ट्रीट है, फिर डबल वॉल है, इस तरीके का हमारा जो पैलेस था वो बना हुआ था। आप नेट पे फोटोज देखोगे तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ जाएगा, बुक में भी काफ़ी फोटोज दे रखी हैं। जो ऑडियंस हॉल था उसके अंदर वुडन पिलर्स लगे हुए थे एट क्लोज इंटरवल्स, बहुत पास में वुडन पिलर्स लगे हुए थे, और स्टेयरकेस भी थी वहाँ पे जो सेकंड फ्लोर के ऊपर लेकर जाती थी, ठीक है। अब पिलर्स इतने पास में लगे हुए थे तो उससे जगह बहुत कम होती थी ऑडियंस हॉल के अंदर, इसलिए यूज समझ में नहीं आया है कि जो ऑडियंस हॉल था किंग्स पैलेस का उसका क्या यूज होता होगा उस जमाने में, ठीक है। एक सबसे हाई पॉइंट था हमारी सिटी का, विजयनगर सिटी का हाईएस्ट पॉइंट था जिसको बोला गया है महानवमी डिब्बा, ठीक है। ये कितनी फीट पर था? ये 11,000 स्क्वायर फीट पर था, और इसका हम लोगों को नहीं पता है कि ये जो महानवमी डिब्बा है, अभी आपको बिल्कुल लास्ट टॉपिक में पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत मिस्टीरियस सा स्ट्रक्चर है। तो लेट्स स्टडी कि स्ट्रक्चर में क्या था, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय अ वुडन स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो था ये वुडन नीचे से कुछ इसको सपोर्ट कर रहा था, तो वुडन प्लेटफॉर्म, और इसको रिलीफ कार्विंग बोली गई है। इसके ऊपर कार्विंग हो रखी है, इसके ऊपर नक्काशी हो रखी है, आप वो फोटो देखना क्या उसके ऊपर बना हुआ है। उस पर नवरात्र का सीन बना हुआ है, नवमी जो 9th डे होता है हमारे दशहरे से एक दिन पहले वाला, वो वाला सीन उसमें डिपिक्ट टाइप करा गया है, तब भी इसका नाम क्या है महानवमी डिब्बा। एक डिब्बे की सी शेप है, नीचे इसको एक वुडन स्ट्रक्चर ने सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। इट हैज़ रिचुअल एसोसिएशन है इसकी। जब ऑटम के अंदर फेस्टिवल आता है, सितंबर अक्टूबर में हमारा दशहरे का फेस्टिवल आता है, तो उसके 9th डे पर यानी कि दशहरे से एक दिन पहले ये महानवमी डिब्बा है, यहाँ पे सारे किंग नायक से इकट्ठे होते थे, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे, और पूरी एक रिलीजियस होल्डिंग होती थी, ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो बुक में इस पे बता रखा है कि दशहरे को नॉर्थ इंडिया में, मतलब ये जो 10 डेज का फेस्टिवल होता है इसको नॉर्थ इंडिया में दशहरा कहते हैं, और बंगाल में दुर्गा पूजा कहते हैं। और पेनिनसुलर रीजन यानी कि जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, विजयनगर रीजन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इसको नवरात्रि या फिर महानवमी कहा जाता है, ठीक है। और इस डे पे क्या होता है, ये महानवमी डिब्बा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने छोटे से बॉक्स में लिखा है, यहाँ पे वर्शिप की जाती थी। जब 9th डे पे नवरात्रि के नवमी वाले दिन यहाँ पे क्या होता था, गॉड की पूजा करी जाती थी, जो हॉर्सेस, जो आर्मी के हॉर्सेस थे उनकी पूजा करी जाती थी, सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे बफेलो और बाकी एनिमल्स के, और डांस होते थे, रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, आपस में नायक्स बैठते थे, किंग बैठते थे और एंजॉय करते थे अलग अलग वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ को। और जितने भी नायक्स हो गए, किंग्स हो गए, और सब किंग्स, सबॉर्डिनेट जो किंग्स थे वो इस ओकेजन पे एक दूसरे से मिलते थे। और जो किंग है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ महानवमी डिब्बा पर क्या होती थी कि नवरात्रि के जो 9th डे है, नवमी वाले दिन, जो किंग होता है वो सारी की सारी आर्मीज़ को एड्रेस करता है। आर्मी किस किस की, नायक की भी आर्मी, किंग की अपनी आर्मी, और सबऑर्डिनेट किंग की जो आर्मी थी उनको जो हमारा किंग होता है वो एड्रेस करता है। और किंग इंस्पेक्ट करता है सारी की सारी आर्मीज़ को, यानी कि इंस्पेक्शन लेता है सारी की सारी आर्मीज़ का। और इस तरीके से सारा का सारा हमारा नवरात्रि के 9th डे पे पूरा का पूरा रिचुअल परफॉर्म होता था इन द विजयनगर, ओके। बट ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हमारी बुक में लास्ट लाइन में बता रखी है कि ये जो स्ट्रक्चर है महानवमी डिब्बा, ये बहुत छोटा सा आएगा, तो यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे कैसे होते होंगे। तो इस चीज़ इसलिए रिटन इज एंजाइमा लिखा है, इसका मतलब क्या है, मिस्टीरियस है कि महानवमी डिब्बा जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस हैगी, यहाँ पे सब लोग इकट्ठा कैसे होते होंगे, ठीक है। तो क्या क्रेविंग हो रखी है उसकी फोटो आप जरूर बुक में देखना। तो विद दिस ये हमारा टॉपिक 4.1 कंप्लीट हो गया है। अब टॉपिक 4.2 स्टार्ट करते हैं, अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। 2 बिल्डिंग पढ़ ली हमने रॉयल सेंटर की, एक पढ़ी किंग्स पैलेस, ऑडियंस हॉल्स, महानवमी डिब्बा पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे अदर बिल्डिंग्स, और किस टाइप की बिल्डिंग्स थी हमारी रॉयल सेंटर के। अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर, एक और इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग बता रखी है रॉयल सेंटर की जिसका नाम है लोटस महल। ये 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश ट्रैवलर आया था, उसने इस जगह का नाम रखा था लोटस महल। इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये नाम बड़ा रोमांटिक सा है लोटस महल, बट जो इसका यूजेज है, ये बिल्डिंग किस काम में आती होगी उस टाइम पर, ये अननोन है, किसी को नहीं पता, ठीक है। अब रॉयल मैकेंजी ने जब मैप निकाला विजयनगर का, तो उन्होंने बताया कि ये जो लोटस महल है ये रॉयल चैम्बर की तरह काम करता होगा, यानी कि सभा की तरह काम करता होगा। सारे के सारे नायक, सबॉर्डिनेट किंग और अमर नायक्स इकट्ठा होकर यहाँ पे मिलते होंगे और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पे डिस्कस करते होंगे।
सेक्रेड सेंटर और रॉयल सेंटर दोनों में ही बहुत सारे टेम्पल्स है, बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो सेक्रेड सेंटर के अंदर ज़्यादा टेम्पल्स है। तो रॉयल सेंटर में कितने टेम्पल्स थे? 60, ये हमें पता है। और सेक्रेड टेम्पल जो सेंटर है उसमें ऑब्वियस है ज़्यादा होंगे 60 से भी, इसलिए बुक में बताया गया। जो सबसे फेमस टेम्पल है जिसको बोला जाता है कि ये किंग और उसकी फैमिली के द्वारा यूज़ किया जाता होगा, वो है हजररामा टेम्पल। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन। एंड बोला गया है कि ये जो किंग है और उनकी फैमिली है वो इस टेम्पल को यूज़ करती होंगी। जो सेंट्रल श्राइन थी, इमेजेस थी, वो मिसिंग है इस टेम्पल में से। श्राइन क्या होती है? जो होली इमेजेस थी वो मिसिंग है टेम्पल के अंदर से, बट जो वॉल्स के ऊपर स्कल्पचर पैनल्स है उससे पता लगाया जा सकता है कि ये एक टेम्पल था और यहाँ पे जो किंग है उनकी फैमिली विजिट करते थे। जो मेन श्राइन्स है वो मिसिंग है, और पर जो वॉल के ऊपर पेंटिंग्स थी वो अभी भी हैंगी। ठीक है, स्कल्प्टेड वॉल पैनल्स थे, तो यहीं दोबारा रिपीट करी गई है बात। और जो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे विजयनगर के वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। काफ़ी सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, एज वी नो दैट सिटी सैक हो गई थी, सिटी ही खराब हो गई थी पूरी की पूरी, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। बट जब सिटी खराब भी हो गई थी उसके बाद भी जो नायक्स थे उन्होंने आगे कंटिन्यू करा ये टेम्पल बनाने की प्रथा को, और अभी भी काफ़ी जो टेम्पल्स हैं विजयनगर के अंदर दैट इज़ बिल्ड बाय द नायक्स। ठीक है, तो विद दिस हमारा अदर बिल्डिंग्स भी कंप्लीट हो गया। इसमें हजररामा टेम्पल और लोटस महल के बारे में मेनली आपको याद रखना है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। तो टॉपिक 5 स्टार्ट करते हैं, द सेक्रेड सेंटर, जिसमें सबसे ज़्यादा मंदिर हैंगे। ओके, तो इसका स्टार्टिंग से ही आपका टॉपिक 5.1 चूज आ जाएगा, चूजिंग अ सेंटर। लेट्स स्टडी। ठीक है, अब बुक में बताया गया है कि रॉकी नॉर्दर्न एंड ऑफ कैपिटल जो है, यानी कि नॉर्दर्न एंड जो है हमारे विजयनगर का नॉर्थ पार्ट का एंड, जो रॉकी टेरेन पे पथरीला इलाका है, वहाँ पे मंकी किंगडम था। मंकी किंगडम यानी कि बंदरों वाला जो किंगडम था। कौन सा किंगडम था ये वल्ली और सुग्रीव का किंगडम था, जिसके बारे में रामायण में भी बता रखा है। जहाँ भगवान राम और हनुमान जी जाते हैं, फिर वहाँ से वो पुल बना के श्रीलंका जाते हैं, तो वो वाले किंगडम्स के बारे में मेंशन्ड है कि वो विजयनगर के नॉर्दर्न एरिया में मंकी किंगडम थे। किसके? वल्ली और सुग्रीव के, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो हिल्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन जो है यहाँ पे हिल्स थी। अब इनको इम्पोर्टेंस इसलिए भी दी जाती है क्योंकि बोला गया है कि इन हिल्स के अंदर जो नॉर्दर्न एरिया में है वहाँ पे जो पंपा देवी हैं, जो इनकी मेन गॉडेस है, उन्होंने पेनेंस करा था, यानी कि उन्होंने तपस्या करी थी लॉर्ड विरूपाक्षा से शादी करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो ये हिल्स हैं इनको और सेक्रेड माना जाता है, इनको और माना जाता है, इनकी बहुत मान्यता है इन हिल्स की, क्योंकि जो इनकी मेन गॉडेस थी उन्होंने वहाँ जाके तपस्या करी थी विरूपाक्षा से शादी करने के लिए। विरूपाक्षा कौन थे? ही वॉज द गार्डन डेटी ऑफ द किंगडम। लिखने को आएगा एग्जाम में, क्या लिखोगे? विरूपाक्षा कौन थे? गार्डन डेटी ऑफ किंगडम, और इनको फॉर्म ऑफ शिवा भी कहा जाता है। यानी कि विरूपाक्षा कौन थे? शिव के एक अवतार थे, और पंपा देवी से इनकी मैरिज हुई थी। और अभी भी एनुअली जैसे हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं हर साल, वैसे ही यहाँ पे विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर विजयनगर के अभी भी हर साल इनकी जो मैरिज है वो की जाती है। और भी बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में बुक में बता रखा है कि जैना टेम्पल भी है। जैना टेम्पल प्री विजयनगर पीरियड कहते हैं, यानी कि विजयनगर इस्टेब्लिश होने से पहले यहाँ पे जैना टेम्पल भी बने हुए हैं। और बहुत सारे टेम्पल हैं अगर आप सीधा सीधा बोलो तो सेक्रेड सेंटर के अंदर। ठीक है, अब टेम्पल बिल्डिंग हिस्ट्री, यानी कि जो टेम्पल बिल्डिंग हिस्ट्री, अब इतने सारे टेम्पल कहाँ से आ गए? खाली एक ही किंग ने नहीं बनाए थे, बहुत सारे डायनेस्टीज़ ने मिलकर ये सारे टेम्पल्स बनाए थे। कौन कौन सी डायनेस्टीज़? पल्लवास, शोलास, चालुक्यास और होयसलास। इन सब ने, जितने भी इनके आए किंग्स, इन सब ने टेम्पल बनाने की जो प्रथा है उसको बढ़ाए रखा। लेट्स स्टडी। अब ये टेम्पल क्यों बनवाते थे? फर्स्ट रीज़न यू ऑल नो, डिवाइन एसोसिएशन दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमें भगवान ने भेजा है, हम भगवान के प्रिय हैं, इसलिए हम भगवान का टेम्पल बना रहे, कल्स बना रहे, और ये पैट्रोनेजेस देते थे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या था? टेम्पल वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग। टेम्पल में सब लोग इकट्ठे होते थे और पंडित जो होता था वो सबको पढ़ाया करता था टेम्पल के अंदर, और सारा का सारा रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर था टेम्पल। अब जैसे अभी हम मॉल जाते हैं घूमने फिरने, वहाँ पे तब लोग टेम्पल में जाके इकट्ठे होते थे, और सब कुछ इट वॉज अ सेंटर, पूरे के पूरे शहर का सेंटर होते थे सारे के सारे टेम्पल्स। कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग ऑफ टेम्पल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टेम्पल में लोग रोज़ जा रहे हैं तो वो उसके रिपेयरिंग की भी ज़रूरत
ज़रूरत है और नए नए टेम्पल्स की भी ज़रूरत है, तो हर किंग ध्यान रखता था कि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन भी हो और रिपेयरिंग भी हो। ठीक है, विजयनगर जो है, अब विजयनगर को क्यों चूज़ करा गया, इस टॉपिक का नाम है चूजिंग अ सेंटर, यानी कि आप सबको पता है एम्पायर का नाम भी विजयनगर है और जो सिटी है उसका नाम भी विजयनगर है। अब विजयनगर सिटी को ही क्यों चुना गया, इसलिए चुना गया क्योंकि विजयनगर सिटी के अंदर श्राइन्स है ऑफ विरूपाक्षा एंड पंपा देवी, जो इनके मेन गॉड और गॉडेस थे उनकी श्राइन, यानी होली श्राइन्स होती है ना, वो दोनों की ही होली श्राइन कहाँ पे है, विजयनगर में, इसीलिए कैपिटल किसको बनाया गया, विजयनगर को। ओके, अब क्लेम ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल, यानी कि जो हमारे जितने भी किंग हैं ना वो ये कहते हैं कि हमें जो लॉर्ड विरूपाक्षा है उन्होंने क्लेम दिया है आप सब लोगों के ऊपर राज करने का, इसीलिए विरूपाक्षा टेम्पल जो है वो बनवाया गया और बाकी टेम्पल्स भी सारे के सारे किंग बनाते रहते हैं। और जितने भी ऑर्डर साइन होते हैं, जैसे कि अब आज के टाइम पे भी हमारे ऑर्डर साइन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साइन करता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, तो उनके नेम के अंडर साइन होते हैं। उस ज़माने में विजयनगर में जो भी ऑर्डर साइन होता था वो किसके नाम पे होता था, श्री विरूपाक्षा के नाम पे साइन होता है, यानी कि भगवान के नाम पे सारे के सारे सिग्नेचर्स ऑर्डर साइन किए जाते थे। ठीक है, अब जितने भी हमारे राजा थे, किंग्स थे, वो उनको अपने आप को एक नाम कहते थे कि हमें इस नाम से बोलो। क्या नाम था वो, हिंदू सुरत्ना। ठीक है, ये नाम कहाँ से ले लिया है गया, हिंदू सुरत्ना, ये नाम लिया गया है फ्रॉम द अरेबी, यानी कि अरेबिक वर्ड है ये, संस्कृत फॉर्म ले ली है अरेबिक वर्ड की, किसकी, सुल्तान की, यानी कि अरेबिक में हम सुल्तान कहते हैं और अगर आप संस्कृताइज वर्जन देखो इसका तो वो है हिंदू सुरत्ना, और मतलब क्या है इसका, हिंदू सुल्तान। तो विजयनगर के किंगडम के जो किंग्स थे वो खुद को हिंदू सुरत्ना भी कहते थे, दैट मीन्स ये क्या है, हिंदू सुल्तान। ओके, अब जो किंग जब भी विजिट करता था किसी भी टेम्पल को तो वो एक ओकेजन टाइप का हो जाता था, किंग जाता था जब अपने टेम्पल्स के अंदर तो वो दैट वाज सेलिब्रेटेड एज अ ओकेजन, और जब भी किंग टेम्पल के अंदर जाता था तो साथ में नायक्स भी जाते थे और हमारे अमर नायक्स भी जाते थे एंड दे सेलिब्रेटेड दोज इवेंट्स। ओके, तो टॉपिक 5.2 पढ़ते हैं। इसमें हमें जो टेम्पल्स जिनके बारे में हमने पढ़ा है उनके और नए फीचर्स के बारे में बताया गया कि कितना मासिव स्ट्रक्चर्स, जो टेम्पल होता है मेनली उसमें एक श्राइन होती है, श्राइन क्या है, जो होली प्लेस है। ठीक है, श्राइन के साथ साथ में और भी मासिव स्ट्रक्चर्स टेम्पल्स में ऐड किए जाने लगे इन द विजयनगर एम्पायर, जैसे कि गोपुरम्स। गोपुरम्स क्या था, जैसे कि अब जब आप मंदिर में घुसते हो, आज के टाइम में हमारे यहाँ मंदिरों में भी होते हैं, तो मंदिर का जो द्वार होता है वो ऊपर से बहुत इलेबोरेट स्ट्रक्चर उस पर बना होता है, उसको गोपुरम कहते हैं, जो द्वार पे इलेबोरेट स्ट्रक्चर बना होता है। और मंडप बने होते हैं, जैसे हमारे यहाँ शादी के लिए मंडप बनता है वैसे ही मंदिरों के अंदर भी मंडप बनवाए गए और अलग अलग टाइप के पिलर्स लगवाए गए। तो बहुत मासिव स्ट्रक्चर्स, सुंदर सुंदर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स जो टेम्पल है उसमें ऐड किए जाने लगे। ठीक है, तो न्यू आर्किटेक्चर फीचर्स में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, टू मार्क द इंपीरियल अथॉरिटी, अब राजा क्यों बनाएगा, टेम्पल तो बना दिया बट टेम्पल में और वो लोग स्ट्रक्चर्स ऐड कर रहे थे टू शो देयर अथॉरिटी, टू शो देयर पावर। तो गोपुरम्स बनाया गया जिसको रॉयल गेटवे कहा जाता था। गोपुरम की जो नक्काशी होती थी उसके ऊपर अलग अलग स्टोरीज डिपिक्ट की गई थी, तो वो सब पावर दिखाती थी किंग की और वो सब कुछ दिखाती थी। जिस तरीके से अगर आपने गोपुरम की पिक्चर देखी कि कैसी नक्काशी करी गई है, तो वो उस समय पे जो किंग था उसकी पावर, उसकी रिसोर्सेज उसके पास कितनी होंगी, उस समय की टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में हमें सब कुछ साफ साफ बता देती है। और क्या, एक एलैबोरेट स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया गोपुरम, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, मंडपास, मंडप्स बने, मंडप बुक में पिक्चर दे रखी है आप देख सकते हो। और जो स्ट्रक्चर बने क्या बने, पेविलियंस। पेविलियंस क्या है आप देखना बुक में, एक इतने बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर एक जगह बनी हुई है। उस जमाने में आप इमेजिन करो, पहले इतने बड़े बड़े पिलर्स रखे गए और उसके ऊपर पूरा एक मैसिव स्ट्रक्चर बनाया गया, उनको पेविलियंस बोला गया है, जो लॉन्ग पिलर्स के ऊपर थे और देवर उनके कॉरिडोर्स के आसपास में श्राइन थी। ठीक है, तो अलग आप बुक में देखना, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दीज वर द एलैबोरेट स्ट्रक्चर्स दैट वर एडेड इन द विरूपाक्षा एंड विठल टेम्पल। ठीक है, विठला टेम्पल एंड विरूपाक्षा टेम्पल में ये सारे फीचर्स ऐड करे गए थे। जो अर्लीस्ट श्राइन थी, यानी कि जो सबसे पुरानी जगह थी हमारे विरूपाक्षा और विठल टेम्पल की, वो 9th to 10th सेंचुरी में से ही वहाँ पे स्थित थी, यानी कि 9वीं और 10वीं सदी के अंदर ही जो
बेसिक श्राइन थी, जो सबसे पुरानी श्राइन थी वो थी। फिर जैसे जैसे राजा आते गए वो टेम्पल का जो मेन हिस्सा था उसके आगे तक उसको बढ़ाता लेके चले गए। कहीं गोपुरम बना दिया, कहीं मंडप बना दिया, कहीं असेंबली हॉल बना दिया। तो जैसे आपने देखा ना, मंदिर में हमारा एक गर्भगृह होता है, मेन जगह जहाँ पे हम पूजन करने जाते हैं, पूजने जाते हैं। बट आसपास में हमारा मंदिर कितना बड़ा होता है, जूते रखने की जगह भी है, पानी की जगह भी है, कहीं पे फाउंटेन भी लगा होता है और गार्डन भी होता है मंदिरों में। तो बड़े बड़े मंदिर होते हैं। तो वो ट्रेडिशन उस ज़माने में भी हुआ करता था। पहले जो मेन श्राइन थी उसके साथ में एलैबोरेट स्ट्रक्चर्स बनाए गए। तो हमें बुक में बता रखा है कि जो कृष्ण देवा राय थे उन्होंने पहली बार जो हॉल था उसके फ्रंट में किसका गोपुरम भी उन्होंने बनवाए थे, और जो श्राइन थी हमारी बेसिक श्राइन जो थी उसके सामने उन्होंने हॉल बनाया, डेकोरेशन करी विद द पिलर्स, जितने भी पिलर्स थे उन्होंने बनवाए। और उन्होंने ईस्टर्न गेटवे क्या है, जो गोपुरम था ईस्टर्न साइड पे, उसका कंस्ट्रक्शन कराया। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि कृष्ण देवा राय ने गोपुरम कंस्ट्रक्ट करवाए थे, ठीक है। और जो सेंट्रल श्राइन थी यानी कि जो मेन श्राइन थी उसका बहुत छोटा सा हिस्सा बच गया था और बाकी इतना बड़ा इलैबोरेट स्ट्रक्चर था। तो यानी कि वैसे अगर देखा जाए तो मंदिर, जो मेन मंदिर था वो बहुत छोटा सा सेंट्रल श्राइन एरिया था, बट उसके पास में मंडप, हॉल, ऑडियंस हॉल आप कह सकते हो, पिलर्स बनवाए गए, पैवेलियन बनाए गए और गोपुरम उसका द्वार बनाया गया, ठीक है। अब यूजेज ऑफ द हॉल यानी कि जो हॉल बनवाया गया श्राइन के सामने उसका क्या यूजेज था। तो उसको जो इमेजेस होती थी गॉड्स की और बड़ी सारी इमेजेस उसको स्टोर करते थे। वहाँ पे डांसर्स आते थे, म्यूजिशियंस आते थे, गाना बजाना होता था, संगीत होता था, भजन होते थे और ड्रामा होता है ना, जैसे रामायण होती है तो उसका डिपिक्ट करते थे वो उसी हॉल के अंदर। और सेलिब्रेट डेटी मैरिज, जैसे मैंने आपको बताया विरूपाक्षा और पंपा देवी की मैरिज एनुअली सेलिब्रेट होती थी, तो वो उन जगहों पे मैरिज सेलिब्रेट करते थे। अब हमें विरूपाक्षा टेम्पल तो पता है, साथ में एक और विट्ठल टेम्पल के बारे में बता रखा है। जो विट्ठल टेम्पल है वो यूजुअली मतलब मेनली जो विट्ठल गॉड हैं वो उनके लिए बनाया गया है। एंड ये जो गॉड है ये महाराष्ट्र के गॉड है। एंड जिस एरिया की बात हम कर रहे हैं विजयनगर, वो महाराष्ट्र से तो बहुत दूर है, ठीक है, तो पेनिनसुलर एरिया में ही है। बट विजयनगर इज समवॉट हेयर एंड महाराष्ट्र हमारा इधर हैगा। तो विजयनगर इज इन कर्नाटक एरिया, अगर आप कहो तो सीधी लैंग्वेज में विजयनगर कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये जो महाराष्ट्र के गॉड है ये विजयनगर तक कैसे पहुंचे, विट्ठल टेम्पल विजयनगर में कैसे बना। उस समय पे तो किंगडम्स अलग अलग होते थे, लोकल गॉड्स होते थे। तो इसीलिए ये चीज़ देख के हमें समझ में आता है कि जो प्रिंसिपल डेटी हैं विठला वो भी एक विष्णु के अवतार हैं। और जो उस समय में विजयनगर किंगडम के किंग्स थे वो बाकी भगवानों में भी विश्वास रखते थे। वो इम्पीरियल कल्चर बनाना चाह रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो तो महाराष्ट्र के गॉड हैं विठला, वो उनको भी लेकर आए और उन्होंने उनका मंदिर भी स्थापित करा विजयनगर के अंदर। यहाँ मैंने बुकिश लैंग्वेज में लिखा गया है कि विट्ठल टेम्पल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट श्राइन हैगी। उनके प्रिंसिपल डेटी कौन हुए, विठल उनके नाम पे ही टेम्पल बनाया गया है। विठल कौन है, फॉर्म ऑफ विष्णु, और विरूपाक्षा कौन है, फॉर्म ऑफ शिवा, ठीक है। और जो विठल है उनको मेनली महाराष्ट्र में पूजा जाता है, बट अब कर्नाटका के अंदर लाए गए यानी कि विजयनगर के अंदर लाए गए। तो ये डिफरेंट ट्रेडिशंस शो करता है इन द कल्चर ऑफ द विजयनगर की। वहाँ के जो किंग थे वो डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहते थे। और एक चैरियट स्ट्रीट बनाई जाती थी, जैसे कि जो मंदिर है यानी कि ये मंदिर है, मंदिर से लेके जो मेन एरिया है मंदिर तक पहुंचने का उसके लिए एक स्ट्रीट बनाई जाती थी। उसको क्या कहा जाता था, चैरियट स्ट्रीट। यानी कि ये मंदिर है सेंट्रल श्राइन और ये जो गोपुरम है जो उसका गेटवे है, तो यहाँ पे इतनी लंबी जो ये लाइन थी, सड़क थी गोपुरम से सेंट्रल श्राइन यानी कि मंदिर तक पहुँचने की, इसको क्या बोला गया है, चैरियट स्ट्रीट। और ये तुम्हें याद रखना है। ये जो पूरी लंबी सी स्ट्रीट होती थी इसमें स्टोन की स्लैब्स वगैरह लगा के जो दुकानदार होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, वो अपनी दुकानें लगा लेते थे। तो आजकल भी ऐसा ये होता है, हमारे यहाँ पे भी मंदिरों में यही होता है कि पहले गेटवे होता है, फिर हम अंदर जाते हैं तो छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं मर्चेंट्स की, ठीक है। तो वही चीज़ आपकी बुक में बता रखी है। और ये स्ट्रीट का नाम क्या है, चैरियट स्ट्रीट। तो विद दिस हमारा टॉपिक 5.2 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हम मंदिर के बारे में, इलैबोरेट स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया है। नाउ कम टू द टॉपिक 6, प्लॉटिंग प्लेसेस टेम्पल्स एंड बाजार। यानी कि इसमें हम मेनली मैप और फ्लोर प्लान के बारे में पढ़ेंगे जो कलिन मैकेंजी ने बनाए थे। किस तरीके से, देखो विजयनगर बिल्कुल टूटा भज्जा मिला था जब वहाँ पे
कॉलिन मैकेंजी विजिट करे। सब कुछ ख़त्म हो चुका था उस सिटी के अंदर से, उन्होंने आप समझो कि टुकड़ों के अंदर से पास्ट बाहर निकाल के रखा। तो वही चीज़ इस टॉपिक में हमें बताई गई है कि कितनी मेहनत लगी थी। अभी तो मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में बता दिया, गोपुरम था, ये था, वो था, बट उनके लिए बहुत मुश्किल था उन सब चीज़ों को डिसाइफर करना, उन जो टुकड़ों में से पास्ट को निकालना हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के लिए उस समय पे बहुत डिफिकल्ट था। सो लेट्स स्टडी। ओके, तो विजयनगर के बारे में इंफॉर्मेशन रखने के लिए, यानी कि विजयनगर के बारे में अगर आप देखना चाहो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी विजयनगर के ऊपर। तो आपको मिलेंगे फ़ोटोज़, इंस्क्रिप्शंस और प्लान्स और फ्लोर प्लान्स हमें मिले फॉर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द विजयनगर। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कलिन मैकेंजी जो थे वो सर्वे करने के लिए गए थे, तो उन्होंने जितना कुछ भी प्लान निकाला, जो भी कलिन मैकेंजी ने अपना पूरा का पूरा सर्वे निकाला, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और जो ट्रैवलर्स अकाउंट था, ठीक है, और ट्रैवलर्स अकाउंट की मदद लेके हमने विजयनगर के बारे में जाना। 20th सेंचुरी के अंदर काम शुरू हो गया था विजयनगर की हिस्ट्री को बाहर निकालने का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो है वो, और जो कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और म्यूजियम था, दो डिपार्टमेंट्स की आपको एग्जाम में लिखने को आएंगे कि 20th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, इन्होंने मिलकर विजयनगर की हिस्ट्री बाहर निकालने का काम शुरू करा। 1976 के अंदर हम्पी जो है, हम्पी जो मेन आप कह सकते हो, विजयनगर और हम्पी सेम ही है, उसको सेंट्रली इम्पॉर्टेंट शहर का दर्जा दिया गया कि ये वो शहर है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उस समय में एम्पायर पे। और 1980 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसमें मटेरियल रिमेन, यानी कि जो कुछ भी मिल रहा है उनको, कोई बिल्डिंग मिल रही है टूटी हुई, कोई चीज़ें पत्थर मिल रहे हैं या फिर कोई मूर्ति मिल रही है पड़ी हुई, तो जो भी मटेरियल रिमेन है उनको कलेक्ट करो और उनमें से इन्फॉर्मेशन निकालो। इस टाइप का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, कब हुआ? 1980 में। ओके, और 12 सालों तक ये प्रोजेक्ट चला हमारा। बहुत सारे स्कॉलर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करा एंड देन तुम्हारा ये पूरा का पूरा चैप्टर बना ऑन द विजयनगर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था? अब ये जो स्कॉलर्स ने क्या करा होगा, किस तरीके से विजयनगर का फ्लोर प्लान निकाला होगा, कैसे पता लगाया होगा कि विजयनगर था, फोर्टिफिकेशन था, ये सब के उन्होंने कैसे पता लगाया? ठीक है, तो उन्होंने पहले पूरा एरिया को 25 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जितना भी इतना बड़ा एरिया, तो मान लो उसको 25 स्क्वायर्स में डिवाइड करा। फिर उन स्क्वायर्स को, आपकी बुक में बहुत अजीब सी लैंग्वेज में दिया है, उन स्क्वायर्स को और छोटे छोटे स्क्वायर्स में वो डिवाइड करते चले गए और फिर उन छोटे छोटे स्क्वायर्स को पढ़ा, क्योंकि एक बड़ी जगह को पढ़ना बहुत मुश्किल है। वो पहले 25 स्क्वायर में डिवाइड करा, फिर और छोटे स्क्वायर में डिवाइड करा, फिर और छोटे स्क्वायर में डिवाइड करा, और फिर हर चीज़ को ध्यान से उन्होंने स्टडी करा। ठीक है, अब रिकॉर्ड हुई हमारी 1000 से भी ज़्यादा श्राइन्स। श्राइन्स क्या इंपॉर्टेंट होली प्लेसेस, इतनी सारी होली प्लेसेस थी, इतने सारे टेम्पल्स थे, रोड पाथ्स थे, बाजार्स थे, तो बहुत कुछ हर एक छोटे छोटे स्क्वायर के अंदर से मिला हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एंड उन्होंने उन सबको स्टडी करा। बुक में ब्लू कलर के ब्लूप्रिंट्स दे रखे हैं, उनमें आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कितना काम हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को करना पड़ा था। तो मेन आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम मेंशन है वो कौन है? जॉन एम फ्रिट्स, जॉर्ज मिशेल और MS नागराजा राव। तो इन तीनों का नाम एग्जाम में लिखने को ज़रूर आ सकता है कि इन तीनों ने मिलकर विजयनगर की हिस्ट्री को बाहर निकाला था। तो यू हैव टू रिमेंबर इट। और हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ये भी बताया गया जो वैनिश हो गई, यानी कि जो गायब हो गई, और हम जो हमारे ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या क्या देख के अंदाज पता लगाया कि विजयनगर क्या था। ठीक है, तो उनके पास वुडन एलिमेंट्स थे, टूटे भज्जे, मतलब पूरी फॉर्म में नहीं थे, टूटे हुए थे, और मेनली जितना भी वुडन स्ट्रक्चर्स थे विजयनगर के वो ख़राब हो चुके थे। उनमें से कोई भी हमें पूरी फॉर्म में नहीं मिला। वुडन जो स्ट्रक्चर था वो ख़राब था, बट जो रॉक के बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स थे, यानी कि बड़े बड़े रॉक के ऊपर जो बनी हुई बिल्डिंग्स थी वो ठीक थी अभी तक, बट जो वुडन स्कल्पचर्स थे वो सब टूट चुके थे। ठीक है, तो कॉलम्स, ब्रैकेट्स, बीम, सीलिंग और टावर्स को देखकर हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने पता लगाया कि विजयनगर कैसा था। सो विद दिस टॉपिक 6 भी कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक 7 पे आ जाते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक बार रीड करने का है। सो लेट्स रीड इट। क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स। ओके, तो इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि ये जितनी भी बिल्डिंग्स थी इनसे हमें पता चलता है इन्हें देख के कि उस ज़माने में लोगों की क्या रिक्वायरमेंट्स थी, वो उन बिल्डिंग के अंदर क्या करते थे, एंड बिल्डिंग किस मटेरियल की बनी हुई थी और कैसे बनी हुई थी, और व्हाट वर द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिल्डिंग। तो क्वेश्चंस इन सर्च ऑफ आंसर्स क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है?
कि बिल्डिंग कैसे बनी, क्या इंपॉर्टेंट थी उसकी, मटेरियल क्या यूज़ हुआ, बिल्डिंग का यूजेज क्या था। तो डिफेंस और मिलिट्री यूजेज के बारे में हमें पता चला थ्रू द फोर्टिफिकेशन। ये जो उन्होंने किलाबंदी कर रखी थी उससे हमें पता चला कि इनको आर्मी की, मिलिट्री की और डिफेंस की ज़रूरत होती थी, इसलिए इन्होंने अपने आसपास में फोर्टिफिकेशन कर रखी थी, इनके ऊपर हमले होते रहते थे। तो ये हमें फोर्टिफिकेशन के थ्रू पता चला। सेकेंड चीज़, जितनी भी बिल्डिंग्स थी दे कन्वेड आइडियाज़, वो कल्चरल आइडियाज़ उन्होंने बताया, हमें उनके गॉडेसेस के बारे में पता चला। एंड जो इन्वेस्टिगेशन थी, कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है हिस्टोरिकली, हमें कभी भी जो नॉर्मल लाइफ होती है, आम जनता की लाइफ होती है, उसके बारे में नहीं बताती है। ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। यूजुअली वो सिटी और आउटस्कर्ट्स यानी कि सिटी के बाहर रहते हैं। इनफैक्ट ये तक नहीं पता है कि उन्हें रॉयल सेंटर, जिसके बारे में हमने पूरा अभी डिटेल में पढ़ा था, कि वो जो लोकल पीपल होते थे उन्हें रॉयल सेंटर में जाने की इजाज़त थी भी या नहीं थी। ठीक है, और ये बात बुक में क्वेश्चंस लगे हैं जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। एक क्वेश्चन ये भी लिखा है कि जिन लोगों ने ये मासिव स्ट्रक्चर बनाया, गोपुरम बनाया, मंडप बनाया इतना सुंदर, तो वो क्या सोच के इन स्ट्रक्चर्स को बनाया करते थे। सो दिस इज ऑल रिटन इन दिस। ओके, तो ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो टॉपिक 6 है यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से लर्न करना है विद दिस। ओके, तो चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको चैप्टर 9 पढ़ाऊंगी। ओके, सो विद दिस आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।